स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं डाका भाग 5। टेम्पो बंगले के भीतर ले जाकर उसमें रखी तिजोरी को तीनों ने नीचे उतारा और भीतर ले गए। नसीमा ने भी इस काम में उनकी सहायता की। तिजोरी वास्तव में बहुत भारी थी। खास ही कुछ भरा हुआ है तिजोरी में? गहरी सांस लेता जगमोहन कह उठा। पाटिल का कहना था कि तिजोरी में हीरे जवाहरात भरे हो सकते हैं। नसीमा बोली। क्या मालूम वो सच कहता है या यूं ही बात कह रहा हो। जगमोहन ने तिजोरी पर निगाह मारी। देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, बाहर खड़े टेम्पो को कहीं छोड़ाओ। जगमोहन सिर हिलाकर बाहर निकल गया। तिजोरी को खोला कैसे जाए? नसीमा ने देवराज चौहान को देखा। बिना कुछ कहे देवराज चौहान तिजोरी के पास जा पहुंचा। सोहनलाल पहले से ही तिजोरी के पास खड़ा उसे जांच परख रहा था। तिजोरी के सामने की तरफ दरवाजे पर ही नंबरों वाली एक प्लेट के ऊपर एक 3 चक्रियां लगी हुई थी। नीचे वाली चक्री 2.5 इंच के घेरे की थी, फिर 6 इंच की और सबसे ऊपर 4 इंच की। दरवाजे के बाईं तरफ तिजोरी खोलने और बंद करने वाला छोटा सा हैंडल लगा था। वो मजबूत तिजोरी थी। क्या ख्याल है? देवराज चौहान ने सोहनलाल से पूछा। सोहनलाल नीचे झुका और उसकी उंगलियां नंबर वाली चक्रियों पर फिरने लगी। कान भी साथ लगा लिया। चक्री जब थोड़ी सी घूमती तो गरारी की मध्यम सी आवाज कानों में पड़ती। मिनट भर ऐसे ही बीत गया। नसीमा पास आती हुई कह उठी, ये तिजोरी खोल लेगा? हाँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तभी सोहनलाल खड़ा हुआ और गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। ये बहुत मजबूत तिजोरी है। मोटे स्टील की आर्म्स प्रूफ ऐसी चादर से बनी है कि अगर इसे वेल्डिंग कटर से काटने की कोशिश की गई तो स्टील की तिजोरी गर्मी से पानी की तरह पिघलना शुरू कर देगी। भीतर जो भी सामान पड़ा है वो खराब हो जाएगा। यानी कि स्टील में किसी खास मिश्रण को मिलाया गया है कि अगर इसे काटने की कोशिश की जाए तो भीतर रखा सामान खराब हो जाए। नसीमा ने हैरानी से उसे देखा। और ये बात तुमने तिजोरी को देखकर बता दी? देखकर नहीं, नसीम सोहनलाल ने नसीमा को देखा। तिजोरी को ठकठकाकर। तब स्टील से जो आवाज आई उससे इस बात का पता चला। सोहनलाल बोला। हो सकता है तुम्हारी सोच गलत हो। सोहनलाल मुस्कुराया। अपने काम को मैं अच्छी तरह जानता हूं। चाहो तो गैस कटर से तिजोरी काटने की कोशिश करके देख लो। स्टील की इस तिजोरी की क्या हालत होती है पता चल जाएगा। नसीमा कुछ न कह सकी। 3 साल पहले ठीक ऐसी ही तिजोरी से मेरा वास्ता पड़ चुका है। सोहनलाल ने कहकर देवराज चौहान को देखा। नंबर कॉम्बिनेशन वाला ये ट्रिपल लॉक है। तीनों चक्रियों को एक खास खास नंबर को ही एक लाइन में रखकर तिजोरी के हैंडल को खींचने पर तिजोरी का दरवाजा खुलेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन नंबर हमें मालूम नहीं। कहते कहते सोहनलाल ने नसीमा को देखा। तुम्हें मालूम है? मुझे कैसे मालूम होगा? मालूम होता तब तक तिजोरी खुल चुकी होती। नसीमा ने कहा। कोई बात नहीं, तीनों चक्रियों के कॉम्बिनेशन को खराब करके इसकी लॉक सिस्टम को बेकार करना पड़ेगा। उसके बाद तिजोरी किसी दरवाजे की तरह खुल जाएगी। कितनी देर लगेगी? देवराज चौहान ने पूछा। कुछ वक्त लगेगा, 10-12 घंटे के आसपास। सोहनलाल ने कश लिया। मेरे ख्याल से लंच के बाद काम शुरू किया जाए। जैसा तुम ठीक समझो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। देवराज चौहान ने कहा और वहां से हटकर कुछ कदमों पर मौजूद कुर्सी पर जा बैठा। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैं लंच लेकर आता हूँ। तुम लोगों के लिए लाऊं? सोहनलाल बोला। हाँ, जगमोहन के लिए भी ले आना, वो तब तक आ जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल बाहर निकल गया। पोर्च में खड़ी कार को वो लेता गया था। कितनी आसानी से ये सब हो गया। नसीमा मुस्कुराकर बोली। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा। देवराज चौहान ने नसीमा पर निगाह मारी। कहा कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो?
यही कि जितनी आसानी से काम हुआ, उतनी आसानी से होना नहीं चाहिए, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इतनी आसानी से काम क्यों हुआ, ये बात मुझे चुभ रही है। कभी कभी बड़े 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 काम आसानी से हो जाते हैं। नसीमा मुस्कुराई। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जिस मामले में युवराज पाटिल जैसा इंसान हो, वहां काम इतनी आसानी से नहीं होते। कहते हुए देवराज चौहान की निगाह तिजोरी की तरफ गई। दो ही बातें हो सकती हैं। क्या? या तो तिजोरी में कुछ नहीं है, कबाड़ भरा हुआ है, देवराज चौहान ने कहा। और दूसरी बात? दूसरी बात ये सिर्फ ये कि कोई बात और भी है। अगर तिजोरी में हीरे जवाहरात मौजूद हैं, तो वो बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रही। नसीमा मुस्कुराई। मेरे ख्याल में तुम वहम को पाल रहे हो। बात कुछ भी नहीं है बीच में। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। दरअसल पाटिल ने ये नहीं सोचा था कि मुझे उसकी असल योजना का पता चल गया है। वो क्या कैसे कर रहा था, हम जान चुके थे, और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखकर हमने आसानी से ये काम कर लिया। जो भी हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। नसीमा ने एकाएक गंभीर होते हुए सिर हिलाकर कहा। इस वक्त तक पाटिल ने अपने आदमी मेरी हत्या करने के लिए फैला दिए होंगे। वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब तक तुम मेरे पास हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तिजोरी खुलने पर अगर उसमें दौलत है, तो उस दौलत का 2% लेकर तुम जा सकती हो। उसके बाद पाटिल से तुम्हें खुद बचना होगा। मैं बच जाऊंगी पाटिल से। नसीमा के स्वर में विश्वास था। वो मेरी हवा भी नहीं पा सकेगा। अगला दृश्य। सोहनलाल लंच लेकर आया था और अन्यों के लिए पैक करा कर लाया था। तब तक जगमोहन भी आ चुका था। नसीमा और सोहनलाल ने पैक खाना निकालकर बर्तनों में डाला। वो लंच करने लगे थे और सोहनलाल अपने औजारों को लेकर तिजोरी के कॉम्बिनेशन लॉक के साथ व्यस्त हो गया था। कितने का माल होगा तिजोरी में? जगमोहन ने खाने के दौरान नसीमा से पूछा। शायद 20-25 अरब के हीरे जवाहरात हैं, नसीमा ने कहा। अगर हुए तो? जगमोहन ने नसीमा को देखा। हाँ, नसीमा मुस्कुरा पड़ी। अगर हुए तो। वरना तिजोरी भारी करने के लिए पाटिल ने इसमें कुछ भी भरा हो सकता है। देखते हैं तिजोरी में से क्या निकलता है। तब शाम हो गई थी जब सोहनलाल ने बताया कि तिजोरी के तीनों लॉक्स में से एक लॉक को उसने बेकार कर दिया। बाकी के दो लॉक्स शायद वो आधी रात तक बेकार कर देगा। वो बिना रुके अपने काम में लगा रहा। काम के दौरान अक्सर गोली वाली सिगरेट सुलगती उसके होठों में दबी नजर आती। रात के 9 बज रहे थे जब शांत वातावरण में मोबाइल की बेल बज उठी। नसीमा फौरन उठ खड़ी हुई। उसकी जेब में पड़ा मोबाइल बज रहा था। सबकी निगाहें नसीमा पर गई। नसीमा ने जेब से फोन निकालकर स्क्रीन पर नंबर देखा तो उसके होंठ भिज गए। पाटिल बात करना चाहता है। नसीमा की निगाह अभी भी स्क्रीन पर थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। बेल बजती रही। एकाएक नसीमा ने बटन बटन दबाया और बात की। कहो पाटिल। नसीमा के स्वर में सख्ती कूट कूट कर भरी हुई थी। इस अंदाज में तुमने कभी पहले मुझसे बात नहीं की थी नसीमा। युवराज पाटिल का शांत स्वर उसके कानों में पड़ा। पहले कभी तुमने मेरी जान लेने की भी कोशिश नहीं की थी। नसीमा घुर्रा उठी। मुझे तो हैरानी है कि कर्मा कैसे चूक गया। उसकी मौत आई हुई थी इसलिए चूक गया, नसीमा ने पहले वाले स्वर में ही कहा। बहुत गुस्से में हो? कानों में पड़ने वाली पाटिल की आवाज में मुस्कुराहट आ गई। प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई। तुम्हारा मेरा अब कोई वास्ता नहीं। तुम्हें मेरी योजना पहले से ही मालूम हो गई थी, तभी देवराज चौहान के साथ मिलकर अपना काम कर गुजरी। वरना तुम कामयाब नहीं हो सकती थी। ठाकुर या वजीर शाह, किसने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी जान लेने जा रहा हूं? कम से कम ये तो बता सकती हो। नसीमा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। इस सवाल का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इतना जान लो पाटिल की दीवारों के भी कान होते हैं। तुमने क्या सोचा था कि खामोशी से मेरी जान ले लोगे?
लेकिन मेरे कानों ने तुम्हारे शब्द सुन लिए थे। तुम बकवास। पाटिल की आवाज कठोर हो गई। उस वक्त तुम वहां कहीं भी नहीं थी। जवाब में नसीमा कड़वी हंसी हंसी। बताओ, वो ठाकुर है या वजीर शाह? बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। तुमने बहुत ही गलत फैसला किया मुझे मारने के बारे में, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि तुम्हें मेरी जान लेनी पड़े। नसीमा गुर्रा उठी। पुरानी बातें मैं याद नहीं करना चाहता। रामदा को स्मैक के बारे में कल खबर करके तुमने गलत काम किया। मैं जो भी करूं वही कम है, क्योंकि तुमने मेरी जान लेने की सोची थी, कोशिश की थी। नसीमा का लहजा और भी खतरनाक हो गया था। मत भूलो पाटिल कि मैं अभी भी तुम्हें तगड़े तगड़े नुकसान पहुंचा सकती हूँ। इस बात से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर तुमने अपने आदमी मेरे पीछे लगाए तो अपनी बर्बादी के बारे में सोच लेना। युवराज पाटिल के हंसने की आवाज कानों में पड़ी। तुम गलत नहीं हो। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे इस तरह गलत फैसला नहीं लेना चाहिए था। मेरी बात का विश्वास करो नसीमा। मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो पाटिल। अब कुछ नहीं बचा। नसीमा ने दांत भींच कर कहा। मैं फोन बंद कर रही हूं और फिर कभी मुझे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। उसे सुनकर शायद तुम्हारे मन के मैल कुछ दूर हो। बात करो। नसीमा के दांत भिजे हुए थे। तिजोरी कहाँ है? मेरे सामने है। उसे खोला जा रहा है। देर नहीं है उसके खुलने में। तिजोरी खोलने वाले को रोको नसीमा। फौरन रोको उसे। युवराज पाटिल का तेज सर कानों में पड़ा। क्यों? खोली तो तुम डंडा मारोगे? बात को समझो। उसमें पावरफुल बम फिट है। तिजोरी खोलने से पहले रिमोट के तिजोरी खोलने से पहले रिमोट से बम का कनेक्शन स्विच हटाना पड़ता है, जो कि तिजोरी का दरवाजा बंद होते समय दब जाता है। रिमोट का इस्तेमाल न करके सीधे सीधे उसे खोला जाए तो वो पावरफुल बम तिजोरी तो क्या उस जगह की धज्जियां उड़ा देगा जहां तुम लोग हो। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नसीमा की आंखें सिकुड़ी। बहुत चिंता हो रही है तुम्हें मेरे मरने जीने की। नसीमा की आवाज में तीखापन था। तुम्हारी भी और तिजोरी में रखे माल की भी, जो बम ब्लास्ट के साथ तबाह हो जाएगा। पाटिल के पाटिल का स्वर गंभीर था। तिजोरी में 50 अरब से ज्यादा के हीरे जवाहरात हैं। नसीमा से एकाएक कुछ कहते ना बना। नसीमा। पाटिल की आवाज कानों में पड़ी। बम के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अगर मैं झूठा हूं तो तिजोरी खोलना रुकवा कर मुझे क्या फायदा होगा? वो तो तुम लोगों के पास है। 50 अरब के हीरे जवाहरात खराब हों, मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं सौदा करना चाहता हूं तुम लोगों से कि 10 अरब कैश या जैसे भी कहो, तुम लोगों को तिजोरी वापसी के बदले दे सकता हूँ। और मैं खुद दिखाऊंगा तिजोरी में लगा पावरफुल बम। यकीन मानो मेरा। नसीमा के दांत भिज गए। नसीमा, तुम आधे घंटे बाद फोन करना पाटिल। कहने के साथ ही नसीमा ने मोबाइल फोन बंद कर दिया। सबकी निगाहें नसीमा के कठोर और उलझन भरे चेहरे पर थी। क्या कहता है पाटिल? जगमोहन ने पूछा। जगमोहन को देखने के बाद नसीमा की नजरें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। पाटिल बोलता है तिजोरी में पावरफुल बम लगा है। वो बम जिस रिमोट से कंट्रोल होता है वो उसके पास है। रिमोट से बम का कनेक्शन हटाकर तिजोरी खोलनी पड़ती है। अगर तिजोरी को सीधे सीधे खोला जाए तो भीतर मौजूद पावरफुल बम ब्लास्ट हो जाएगा। सोहनलाल। देवराज चौहान जल्दी से खड़े होते हुए बोला। तिजोरी को मत छेड़ो। सोहनलाल की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। पाटिल ने कहा और तुमने मान लिया? जगमोहन बोला। वो यूं ही कह सकता है कि पाटिल सच कह रहा है। देवराज चौहान के शब्दों में दृढ़ता थी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि किस विश्वास के तहत उसने हीरे जवाहरातों से भरी तिजोरी खुली सड़क पर भेज दी। यही विश्वास था उसका कि जो भी तिजोरी ले जाएगा वो तिजोरी के खुलते ही बम ब्लास्ट में मारा जाएगा। भीतर पड़ा माल तबाह हो जाएगा। लेकिन पाटिल झूठा भी तो हो सकता है। जगमोहन खड़ा हो गया। ये बात वो बिल्कुल सच कह रहा है।
वरना उसे फोन करके ये बात बताने की क्या जरूरत थी। कहने के पश्चात देवराज चौहान नसीमा से बोला, और क्या कहता है पाटिल? मोटे तौर पर पाटिल कहता है कि वो तिजोरी के बदले 10 अरब रुपए दे सकता है, क्योंकि तिजोरी में 50 अरब से ज्यादा के हीरे जवाहरात हैं। नसीमा के होंठ भिज गए। 50 अरब? जगमोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। सोहनलाल भी पास आ गया। देवराज चौहान का चेहरा शांत और सोच से भरा पड़ा था। अगर पाटिल सच कहता है तो तिजोरी को लेकर भारी दिक्कत खड़ी हो गई है, सोहनलाल बोला। पाटिल सच कहता है। तिजोरी के भीतर फिट बम ही तिजोरी को सुरक्षा दे रहा है, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। अगर कोई तिजोरी ले उड़े तो खोलते ही बम ब्लास्ट के साथ मारा जाए, तिजोरी में रखा सामान भी खराब हो जाएगा। पाटिल ने बहुत सोच समझकर तिजोरी को यह सुरक्षा दी है। अगर इस वक्त नसीमा के पास फोन ना आया होता तो शायद तिजोरी के खुलते ही हम में से कोई ना बच सकता। अब क्या किया जाए? नसीमा शब्दों को चबाकर कह उठी। ऐसी हालत में हम तिजोरी खोल नहीं सकते। फिर तो 10 अरब में तिजोरी का सौदा पाटिल से करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। 10 अरब? जगमोहन ने गहरी सांस ली। ठीक है, काम चला लेंगे, ये भी कम नहीं होता। तुम क्या कहते हो? सोहनलाल की निगाह देवराज चौहान के सोच भरे चेहरे पर थी। देवराज चौहान नसीमा को देखकर कह उठा, पाटिल का फोन आए तो मुझे देना, मैं बात करूंगा उससे। आधे घंटे बाद ही नसीमा के मोबाइल फोन की बेल बजी। युवराज पाटिल का ही फोन था। देवराज चौहान ने बात की। तुम देवराज चौहान हो? युवराज पाटिल का स्वर कानों में पड़ा। हाँ। मैं जानता हूं इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं। यह रास्ता तुम्हें नसीमा ने ही दिखाया। काम की बात करो पाटिल, देवराज चौहान ने भावहीन स्वर में कहा। क्षणिक चुप्पी के बाद पाटिल की आवाज कानों में पड़ी। नसीमा ने तुम्हें बताया होगा कि। नसीमा की बात छोड़ो, अब जो भी बात करनी है सीधे सीधे मुझसे करो। तिजोरी तुम्हारे पास है? हाँ। उसे खोलना मत। उसमें पावरफुल बम लगा है, जिसका कनेक्शन तिजोरी के दरवाजे के पास लगे स्विच से है। तिजोरी का दरवाजा खोलने से पहले रिमोट से बम और स्विच का कनेक्शन हटाना पड़ता है। ऐसा ना किया गया तो बम ब्लास्ट। तुम झूठ कह रहे हो। तिजोरी में इस तरह बम फिट नहीं किया जा सकता, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। मानो मेरी बात, मैं गलत नहीं कह रहा। कैसे फिट किया तिजोरी में बम? तिजोरी के बीच दीवार के साथ बम को फिक्स कर रखा है, जिसकी तारें तिजोरी में लगे स्विच तक जा रही हैं। कैसा स्विच है वो? देवराज चौहान ने टोका। दो पलों की चुप्पी के बाद युवराज पाटिल का स्वर कानों में पड़ा। जैसा स्विच फ्रिज में लगा होता है। फ्रिज का दरवाजा बंद करने पर दरवाजा स्विच को दबा देता है और फ्रिज के भीतर जल रहा बल्ब बंद हो जाता है, और दरवाजा खोला जाता है तो स्विच खुद ही बाहर की तरफ हो जाता है और फ्रिज का बल्ब जल उठता है। यूं समझो कि तिजोरी में फिट बम फ्रिज के बल्ब की भूमिका निभा रहा है। अगर तिजोरी का दरवाजा खोला गया तो उसके दरवाजे से दबा हुआ स्विच बाहर की तरफ खींचेगा। बम का कनेक्शन उस स्विच से है। उसके बाहर की तरफ खींचते ही बम ब्लास्ट हो जाएगा। वहां जो भी होगा वो मरेगा। वो जगह भी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। बीच में रखा सामान भी खराब हो जाएगा और पुलिस को भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तिजोरी खोलने से पहले रिमोट से उसके स्विच को कंट्रोल करना पड़ता है कि दरवाजा खोलने पर वो बाहर की तरफ ना खींचे। और रिमोट मेरे पास है। मैं नहीं चाहता कि मेरी 50 अरब की दौलत खामखा बर्बाद हो, इसलिए ये सब तुम्हें बताया। सोच भरे अंदाज में देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। तिजोरी को गैस कटर से काटना भी खतरनाक है, पाटिल की आवाज पुनः कानों में पड़ी। स्टील की उस तिजोरी में ऐसी धातु का मिश्रण है कि आग की गर्मी से वो मोम की तरह पिघलने लगेगी और भीतर मौजूद सारा सामान खराब हो जाएगा। भीतर लगे बम में भी आग की वजह से विस्फोट हो जाएगा। तुम्हारे लिए वो तिजोरी बेकार है। क्या चाहते हो? तिजोरी मुझे वापस दे दो,
बदले में मैं तुम्हें 10 अरब रुपया दे दूंगा। जिस रूप में चाहोगे वैसे ही दूंगा। 50 अरब का माल है तिजोरी में और तुम सिर्फ 10 अरब दोगे? देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मत भूलो देवराज चौहान कि वो 50 अरब भी मेरा है और वो 10 अरब भी जो तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम भूल रहे हो कि तिजोरी मेरे पास है। तुम्हारे लिए तिजोरी बेकार है, उसके भीतर मौजूद 50 अरब के हीरे जवाहरात बेकार है, क्योंकि वो रिमोट मेरे पास है जो तिजोरी में लगे बम को ब्लास्ट होने से रोकता है। तुम 10 अरब ले लो और मजे लो, मुफ्त का माल आ रहा है। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मैं 50 अरब के साथ मजे लेना चाहता हूँ, 10 के साथ नहीं। बेकार है। तिजोरी में मौजूद दौलत को देख भी नहीं पाओगे और मारे जाओगे। युवराज पाटिल की आवाज में सख्ती आ गई। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था और तुम समझदारी वाली बातें नहीं कर रहे। तुम्हारी बात मान लो तो समझदार बन जाऊंगा? देवराज चौहान का स्वर तीखा हो गया। हाँ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें समझदार मानूंगा। कैसी बात? युवराज पाटिल की आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम्हें तिजोरी वापस करने को तैयार हूं। गुड। मुझे पूरा यकीन था कि तुम समझदारी से काम लोगे। बदले में 40 अरब लूंगा। 40 अरब? युवराज पाटिल का हैरानी भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। हाँ, सोच लो। इसमें तुम्हें 10 अरब का फायदा है, क्योंकि तिजोरी में 50 अरब से ज्यादा का माल है। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मैं अब तुम नासमझी वाली बातें कर रहे हो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। होश में आओ देवराज चौहान। जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। बंद तिजोरी के सामने तुम धूप बत्ती तो करने से रहे, और तिजोरी खोलने पर जो बम ब्लास्ट होगा वो तिजोरी में मौजूद सारे हीरे जवाहरातों को बर्बाद कर देगा। तुम भी नहीं बचोगे। ये वहम दिलो दिमाग से निकाल दो कि तिजोरी में मौजूद 50 अरब के हीरे जवाहरातों के तुम मालिक बन जाओगे। मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन तुम्हें तिजोरी वापस नहीं मिलेगी। देवराज चौहान का स्वर सपाट हो गया। मतलब कि तुमने अपनी मौत का रास्ता चुन लिया है? 40 अरब में सौदा तय करना हो तो फोन कर देना। कभी नहीं। युवराज पाटिल के आने वाले स्वर में एक गुर्राहट आ गई थी। मर्जी तुम्हारी। जब तुम्हारा मन हो 10 अरब लेने का तो मुझे फोन कर देना। नसीमा जानती है कौन कौन से फोन नंबर पर मुझसे बात की जा सकती है। अगर इस तिजोरी को खोला तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। देवराज चार ने फोन बंद किया और नसीमा की तरफ बढ़ा दिया। सबकी निगाह और ध्यान देवराज चौहान और उसकी बातों पर था। क्या हुआ? फोन लेते हुए नसीमा ने गंभीर स्वर में पूछा। आधी से ज्यादा बातें तुम लोग सुन ही चुके हो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मतलब कि तुमने पाटिल से 10 अरब में सौदा करने को मना कर दिया? जगमोहन के होठों से निकला। इनकार नहीं किया। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने उसे अपनी ऑफर दी है, 40 अरब की। वो पागल है जो अपनी ही चीज वापस लेने के लिए 40 अरब की दौलत हमें देगा। मैं जानता हूं वो पागल नहीं, अब नहीं देगा। देवराज चौहान के होठों पर अभी भी मुस्कान थी। 10 के 15 कर लेते, 20 की बात करते। तुमने तो सीधे ही 40 कर दिया। जगमोहन उखड़े स्वर में कह उठा। सोहनलाल की सोच भरी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। इसलिए कि पाटिल सौदेबाजी से पीछे हट जाए। क्या मतलब? मैं उसे तिजोरी वापस नहीं देना चाहता। इस तरह सौदा करके तिजोरी उसे दे दी तो इसे मैं अपनी हार मानूंगा, और मामूली बात पर हार नहीं माननी चाहिए। कहने के साथ ही देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। वो 10 अरब रुपया देने को तैयार है तिजोरी के बदले, जगमोहन ने झल्लाकर कहा। और तुम भूल रहे हो कि तिजोरी में 50 अरब से ज्यादा के हीरे जवाहरात हैं। लेकिन हम तिजोरी खोल नहीं सकते। उसे खोलते ही बीच में फिट बम सारे हीरे जवाहरातों को खत्म। ये भी तो हो सकता है कि तिजोरी में बम ना हो। सोहनलाल कह उठा।
पाटिल यूं ही हमें बम का डरावा दिखा रहा हो कि शायद 10 अरब में ही हम उसकी बंद तिजोरी से वापस कर दें। पाटिल से बात करके मेरा विश्वास और पक्का हो गया है कि तिजोरी में वास्तव में बम फिट है। उसकी आवाज में मौजूद सच्चाई को मैंने स्पष्ट तौर पर पहचाना है। वो झूठ नहीं कह रहा था। देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तभी तो सौदेबाजी के लिए वो जोर लगा रहा है। तो फिर तिजोरी का क्या होगा? जगमोहन कह उठा। उसे हम नहीं खोल सकते। खोला तो बम फटेगा और सब तबाह हो जाएगा। हम भी नहीं बचेंगे। नहीं खोला तो तिजोरी हमेशा हमें चुभती रहेगी। तुम्हारी बात सही है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर भी कोशिश करेंगे कि बम भी ना फटे और तिजोरी भी खुल जाए। 50 अरब के हीरे जवाहरात हमें ही मिले। ये नहीं हो सकता। सोहनलाल ने गंभीरता से इनकार में सिर हिलाया। अगर तिजोरी में ऐसा कोई बम फिट है तो फिर उसे नहीं खोला जा सकता। तिजोरी खोलना मौत को गले लगाना होगा। तिजोरी के भीतर जो बम फिट है, रिमोट के दम पर हम बम फटने से रोक सकते हैं। वो रिमोट इस वक्त पाटिल के पास है। अगर वो रिमोट हमें मिल जाए तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जगमोहन चौंका। सोहनलाल देवराज चौहान को देखता रह गया। असंभव। नसीमा के होंठ खुले। ये नहीं हो सकता। उस रिमोट को पाटिल के पास से नहीं लिया जा सकता। अब तो उसने तिजोरी से वास्ता रखते रिमोट को और भी हिफाजत से रखा होगा। ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। यह असंभव बात है। नसीमा दृढ़ता भरे स्वर में कह उठी। असंभव ही सही। जगमोहन होठ सिकोड़ कर कह उठा। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। पाटिल सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि हम ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं। शायद वो मात खा जाए। युवराज पाटिल कोई मामूली इंसान नहीं है। वो बहुत खतरनाक। नसीमा ने कहना चाहा। मैं कब कह रहा हूं कि वो खतरनाक नहीं है। जरूर होगा। हमसे ज्यादा खतरनाक होगा। जगमोहन के स्वर में कठोरता आ गई थी। लेकिन बात तिजोरी में फिट बम से वास्ता रखते रिमोट की हो रही है। हर वक्त वो उस रिमोट को जेब में डाले तो घूमेगा नहीं। किसी सुरक्षित जगह रखेगा। दौलत के लिए डकैतियां तो हमने बहुत डाली हैं। एक डाका रिमोट के लिए ही सही। सफलता हाथ ना लगी तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। नसीमा जगमोहन को व्याकुलता से देखती रही। अगर पाटिल से 10 अरब में तिजोरी का सौदा नहीं करना तो फिर रिमोट पाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। सोहनलाल सोच भरे स्वर में कह उठा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं देवराज चौहान की बात से सहमत हूं। देवराज चौहान ने कश लिया। नसीमा। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। तुम्हारे ख्याल से युवराज पाटिल ने रिमोट कहां रखा होगा? मैं नहीं जानती। नसीमा सोच भरे स्वर में व्याकुलता से कह उठी। वो अपनी कीमती चीजें कहां रखता है? मुझे इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं। नसीमा ने सिर हिलाकर कहा। कीमती चीजें वो कई जगह रखता है। अपने फार्म हाउस में उसने बेहद सुरक्षित स्ट्रांग रूम भी बना रखा है, जिसके बारे में मैं, ठाकुर या वजीर शाह ही जानते हैं, या फिर फार्म हाउस के सिक्योरिटी वाले जानते हैं। मेरे ख्याल से रिमोट को पाने की सोचना बेवकूफ़ी है। और फिर हमें यह भी मालूम नहीं कि तिजोरी के बम से वास्ता रखता वो रिमोट देखने में कैसा लगता है। कुछ लंबी ही खामोशी छा गई थी वहां। इस बारे में ठाकुर को कुछ जानकारी हो, वो बता। अब वो मेरे से बात करने का खतरा नहीं उठाएगा। नसीमा ने सोच भरे स्वर में कहा। पाटिल पहले ही शक कर रहा है कि ठाकुर या वजीर शाह में से किसी ने मुझे इस बात के लिए आगाह किया कि मुझे शूट किया जाने वाला है। मेरी आवाज सुनते ही ठाकुर रिसीवर रख देगा। नसीमा ने हाथ में थाम रखा मोबाइल फोन जेब में रख लिया। हमें इस काम की कोई जल्दी नहीं है। तिजोरी हमारे पास है। रिमोट पाटिल के पास है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। 1-2 दिन में सोच विचार करके हम किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। पाटिल के किसी खास आदमी को तोड़ना होगा कि वो बता सके कि रिमोट कहाँ हो सकता है, या ऐसी ही कोई और बात।
युवराज पाटिल जैसे खतरनाक इंसान के गिरेबान में हाथ डालने से तुम्हें डर नहीं लगता? नसीमा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम पाटिल से दुश्मनी ले सकती हो तो फिर मुझे उसके गिरेबान से डर क्यों लगे? देवराज चौहान मुस्कुराया। मुझे तो पाटिल की हरकत ने ही ऐसा करने पर मजबूर किया। मुझे भी पाटिल की हरकत ने ही ऐसा करने पर मजबूर किया है। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर नसीमा की बात काटी। पाटिल ने अगर तिजोरी में बम नहीं लगाया होता तो मुझे रिमोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। नसीमा गहरी सांस लेकर देवराज चौहान को देखती रही, बोली कुछ नहीं। रामदास शायद इस मामले में हमारी सहायता कर सके, सोहनलाल बोला। रामदास जैसे गैंगस्टर को इस मामले में और इस्तेमाल करना ठीक नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो अब तक जान गया होगा कि तिजोरी हमारे पास है और उसमें कितनी दौलत है। उसकी नीयत बदलने के लिए ये दौलत बहुत ज्यादा है। हम खुद ही कोई रास्ता निकालेंगे, और रास्ता अवश्य निकलेगा। एकाएक नसीमा मुस्कुरा कर कह उठी। मानना पड़ेगा, जैसा सुना था तुम्हारे बारे में वैसा ही पाया। हिम्मत और दिलेरी की कमी नहीं है तुम में। अगला दृश्य। ठाकुर और वजीर शाह ने लगभग एक साथ ही भीतर प्रवेश किया। युवराज पाटिल का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था, दांत भिजे हुए थे। बात पलटने वाले अंदाज में वो वहां टहल रहा था। हाथों की मुट्ठियां बार बार खुल बंद हो रही थी। ठाकुर और वजीर शाह की नजरें आपस में मिली, फिर पाटिल पर जा टिकी। कोई खास बात हो गई पाटिल साहब, जो फौरन हमें आने को कहा? वजीर शाह बोला। युवराज पाटिल छिटका और दोनों को खास आने वाली नजरों से देखने लगा। हमसे कोई गलती हो गई पाटिल साहब? पाटिल की हालत देखकर ठाकुर ने संभले स्वर में कहा। पागल है देवराज चौहान, दिमाग खराब हो गया है उसका। युवराज पाटिल गुर्रा उठा। क्या हुआ? नसीमा के मोबाइल फोन पर मैंने कुछ देर पहले देवराज चौहान से बात की। युवराज पाटिल की आवाज किसी फुफकार से कम नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि तिजोरी में बम फिट है, सौदा कर ले, लेकिन वो नहीं माना। क्या कहता है? तिजोरी लौटाने के बदले मैंने देवराज चौहान के सामने 10 अरब रुपए की ऑफर रखी थी। मुफ्त में 10 अरब रुपए दे रहा था मैं उसे। मेरा ही माल मुझे लौटाना था। जानते हो क्या बोला वो? क्या? कहता है तिजोरी लौटाने के बदले 40 अरब लेगा। पैसा के पेड़ पर लगता है। दिमाग खराब हो गया उसका। मेरी बात याद रखना, मरेगा देवराज चौहान। तिजोरी में बम लगे होने की बात को झूठा मानते हुए वो तिजोरी को अवश्य खुलवाएगा, और तभी बम ब्लास्ट होगा। मेरी 50 अरब की दौलत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी मरेगा साला। मरने दो, बहुत दौलत है मेरे पास, अभी और भी कमानी है। पाटिल का चेहरा गुस्से से गर्म लोहे की तरह तपता लग रहा था। नसीमा भी मर जाएगी, अच्छा होगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद वजीर शाह ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में देवराज चौहान से एक बार फिर बात, कोई फायदा नहीं। बहुत समझाया, पागल है वो, पागल। पाटिल की आवाज गुस्से में ऊंची हो रही थी। पाटिल साहब, वजीर शाह बोला, देवराज चौहान पागल नहीं है। युवराज पाटिल ने आंखें सिकोड़कर वजीर शाह को देखा। क्या कहा? देवराज चौहान पागल नहीं, बहुत समझदार है वो। आपकी बात का उसने पूरा यकीन नहीं किया होगा कि तिजोरी में बम फिट है। तुम कह। पाटिल की नजरें वजीर शाह पर जा टिकी। पाटिल साहब, वजीर शाह गंभीर स्वर में बोला, आपकी शादी वाली बात अगर देवराज चौहान मान ले तो इसमें उसकी बेइज्जती है। बात 10 अरब या 50 अरब की नहीं, बात झुकने की है। अगर देवराज चौहान 10 अरब लेकर तिजोरी आपको वापस करता है तो सुनने वाले उसके बारे में क्या कहेंगे? इससे उसकी छवि खराब होगी। और मेरे ख्याल में, ठाकुर सोच भरे ढंग में सिर हिलाकर कह उठा, वजीर शाह ठीक कह रहा है। देवराज चौहान चाहकर भी आपकी 10 अरब वाली ऑफर नहीं मान सकता। युवराज पाटिल ने होंठों को भींचे बारी बारी दोनों को देखा। कई पलों तक वहां चुप्पी रही।
लेकिन इस बात के साथ फिर ये सवाल खड़ा होता है कि अब देवराज चौहान करेगा क्या? युवराज पाटिल ने शब्दों को चबाते हुए कठोर स्वर में कहा। तिजोरी खोलेगा तो बम ब्लास्ट में मरेगा। नहीं खोलेगा तो तिजोरी में मौजूद 50 अरब के हीरे जवाहरातों को कैसे हासिल करेगा? ये तो हो नहीं सकता कि तिजोरी में मौजूद दौलत को पाने की इच्छा वो छोड़ दे। ठाकुर और वजीर शाह की निगाहें पाटिल के धधकते चेहरे पर टिकी रही। मेरे ख्याल में, वजीर शाह सोच भरे स्वर में बोला, देवराज चौहान आपसे कुछ ऐसी सौदेबाजी करेगा कि उसकी भी इज्जत बची रहे और आपको भी उसकी बात मानने पर कोई एतराज ना हो। ठाकुर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही कि फौरन मुंह बंद कर लिया। होंठ भिज गए। हो सकता है देवराज चौहान ऐसा ही करे, युवराज पाटिल ने सख्त स्वर में कहा। ठंडे दिमाग से सोचेगा तो बीच का रास्ता उसे निकालना ही पड़ेगा। वो तिजोरी उसके गले में कांटा बनकर ऐसी फंस चुकी है कि मुझसे समझौता करना ही पड़ेगा। और मैं 10 अरब से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा तिजोरी वापसी के लिए। देवराज चौहान को ही अंत में झुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। वजीर शाह सिर हिलाकर रह गया। युवराज पाटिल का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। ठाकुर, नसीमा के यार पर आदमी लगवा दिए? पाटिल ने पूछा। जी हाँ। उन्हें समझा दिया सब? सब समझा दिया कि नसीर पर पूरी नजर रखी जाए। अगर वो नसीमा से मिले या नसीमा नसीर से मिले तो नसीमा को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। कामयाबी ना मिले तो उसे शूट कर दिया जाए। ठाकुर बोला। जिंदा क्यों पकड़ना है नसीमा को? पाटिल गुर्राया। सीधे सीधे शूट। पाटिल साहब, नसीमा से हम ये जान सकते हैं कि देवराज चौहान तिजोरी के साथ कहां पर मौजूद है। हाँ, ठीक किया तुमने। वैसे क्या ख्याल है, नसीर जानता होगा नसीमा के बारे में, कि वो कहाँ है? मेरे ख्याल में नहीं। नसीमा जानती होगी कि हम नसीर को पकड़ सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए। ऐसे में नसीमा ने इस वक्त नसीर से सारे संपर्क तोड़ रखे होंगे। आप आगे जैसा आप कहें। नसीर पर नजर रखो और अपने आदमी फैला दो। शायद देवराज चौहान की कोई खबर मिले। ये काम मैं अभी कर देता हूं। मैं युवराज पाटिल का स्वर सख्त था। कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता हूँ। फार्म हाउस पर जा रहा हूँ। पीछे से सब कुछ तुम दोनों संभालना। जरूरत पड़े तो फोन पर मुझसे बात कर लेना। जी। देवराज चौहान जब मुझसे बात करना चाहे तो उसे फार्म हाउस का मेरा वाला नंबर दे देना। युवराज पाटिल ने कड़वे स्वर में कहा। वैसे उसका फोन जल्दी ही आएगा। ठाकुर और वजीर शाह ने सिर हिला दिया। रामदा के बारे में जानने की पूरी कोशिश करो कि कहाँ छुपकर वो अपना काम करता है, युवराज पाटिल ने खूंखार स्वर में कहा। रामदा को खत्म करना जरूरी हो गया। अब वो खुलकर हमारे खिलाफ काम करने लगा है। अगला दृश्य। रात के 8 बज रहे थे। युवराज पाटिल अपनी सिक्योरिटी के साथ फार्म हाउस के लिए जा चुका था। ठाकुर वजीर शाह के कमरे में पहुंचा तो उसे कैश संभालते पाया। काम में लगे हो? ठाकुर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। हाँ, कहीं से पेमेंट आई है, सोचा उसे खाते में चढ़ा दूं। तुम सुनाओ। मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। मैं भी नींद लेने के मूड में हूँ। सिर पर जहां चोट मारी गई है वहां दर्द हो रहा है। पाटिल साहब तो अब कुछ दिन बाद आएंगे, ठाकुर ने कहा। हाँ, इधर देखते हैं देवराज चौहान का फोन कब आता है। ठाकुर सोच भरी निगाहों से वजीर शाह को देखने लगा। वजीर शाह की निगाह ठाकुर पर पड़ी तो अपना काम छोड़कर उसे देखने लगा। क्या हुआ? मेरे ख्याल में देवराज चौहान का फोन नहीं आएगा, ठाकुर ने शांत स्वर में कहा। अच्छा, वो कैसे? वजीर शाह के होंठ सिकुड़े। ऐसा मेरा ख्याल है। माना, लेकिन ये ख्याल आया क्यों? 50 अरब के हीरे जवाहरातों से भरी तिजोरी देवराज चौहान के पास है वजीर। हाँ, सो तो है, लेकिन उसे भूल नहीं सकता। तिजोरी खुलते ही बम विस्फोट से सब कुछ खत्म हो जाएगा।
बम विस्फोट ना हो इसके लिए उसे रिमोट कंट्रोल की जरूरत है, जो कि पाटिल साहब के फार्म हाउस के बंगले के स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। ठाकुर ने गंभीर स्वर में शब्दों पर जोर देकर कहा, मैंने देवराज चौहान के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वजीर शाह ने सोचों में डूबे डूबे हौले से सिर हिलाया। वो तो ठीक है, तुम कुछ और भी कहना चाहते हो ठाकुर? देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर कोई दूसरा नहीं है, और इस वक्त उसे रिमोट की जरूरत है। वजीर शाह चौंका। तुम्हारा मतलब कि वो रिमोट को हासिल करने के लिए डकैती करेगा? वजीर शाह के होठों से निकला। हाँ। कई पलों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, वजीर शाह ने सोच भरे स्वर में कहा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि देवराज चौहान डकैती कहाँ करेगा? उसे कैसे मालूम होगा कि रिमोट फार्म हाउस वाले बंगले के स्ट्रांग रूम में है? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो वजीर। ठाकुर मुस्कुरा पड़ा। ये सब जान लेना देवराज चौहान के लिए मामूली बात है। नसीमा उसके पास है। वो पक्का रिमोट के लिए डकैती करेगा। मरेगा? ऐसा किया तो देवराज चौहान पक्का मरेगा। वजीर शाह ने गहरी सांस लेकर कहा। क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंचा जा सकता? वजीर शाह ने ठाकुर को देखा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। ठाकुर गंभीर हो उठा। देवराज चौहान स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सकेगा, और पहले ही मारा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो माना हुआ डकैती मास्टर है। लेकिन पाटिल साहब ने भी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के जो इंतजाम कर रखे हैं, उन्हें तोड़ना असंभव है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वजीर शाह बोला, क्या ख्याल है, पाटिल साहब को खबर करें कि देवराज चौहान ऐसा भी कर सकता है? ठाकुर ने वजीर शाह की आंखों में झांका। क्या तुम बताने की जरूरत समझते हो? वैसे कोई खास जरूरत भी नहीं है। वजीर शाह मुस्कुराया। पाटिल साहब सतर्क रहने वाले इंसान हैं। ठाकुर के चेहरे पर सोच भरे गंभीर भाव उभरे। क्या सोच रहे हो? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। ठाकुर गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। अगर पाटिल साहब ने नसीमा को शूट करने को ना कहा होता तो आज भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता। ठीक कह रहे हो तुम। संभल कर काम करना वजीर शाह। ठाकुर के स्वर में चुभन आ गई। अगर तुमने कहीं छोटी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है पाटिल साहब मेरे कान में कह दे कि चुपके से तुम्हें शूट कर दूं। वजीर शाह की आंखें सिकुड़ी। ठाकुर खुलकर मुस्कुरा पड़ा। जैसे कि पाटिल साहब मुझे भी कह सकते हैं तुम्हें शूट करने के लिए। वजीर शाह कह उठा। हाँ, तुम्हें या मुझे, दोनों में से किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। ठाकुर के होठों पर मुस्कान थी। यानी कि अब हमें एक दूसरे से सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों वजीर? अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें शूट करने की अपेक्षा सतर्क कर दूंगा। वजीर शाह गंभीर था। लेकिन इस तरह मन में शक रखकर हम एक साथ कितनी देर काम कर सकते हैं? और ये शक की परंपरा पाटिल साहब ने ही डाली है, नसीमा को शूट करने को कहकर। ठाकुर अपनी आवाज में ठाकुर ने अपनी आवाज में लापरवाही भर ली थी। चलता हूँ, नींद लेना चाहता हूँ। ध्यान से जाना, साथ में एक दो को ले जाना, वो तुम्हें छोड़ आएंगे। कोई जरूरत नहीं। अब मुझे खतरा बाहर वालों से नहीं, भीतर वालों से लगने लगा है। ठाकुर के होठों पर फिर मुस्कान उभरी और पलटकर बाहर निकल गया। वजीर शाह कई पलों तक देवराज वजीर शाह कई पलों तक दरवाजे को देखता रहा, फिर अपने काम में व्यस्त होने की चेष्टा करने लगा। ठाकुर की बातें उसे सही लग रही थी कि पाटिल साहब ने नसीमा को शूट करने को कहकर दूसरों के मन में फूट के बीज बो दिए थे। संदेह की जड़ को पानी दे दिया था कि पाटिल साहब इस तरह कभी भी किसी को भी शूट करने को कह सकते हैं। क्या मालूम पाटिल साहब के मन में कब क्या आ जाए। मतलब कि अब ज्यादा देर तक पाटिल साहब के लिए काम करना संभव नहीं है। दूसरा रास्ता चुनना होगा। वजीर शाह काम छोड़कर इन्हीं बातों पर गौर करता रहा।
अगला दृश्य। ठाकुर ने शॉपिंग सेंटर के पार्किंग में कार रोकी और इंजन बंद करके सिगरेट सुलगा ली। नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो जानता था कि इस तरह उसका खुले में आना ठीक नहीं है। पचासों दुश्मन हैं, जाने कौन उस पर नजर रख रहा हो और उसे गोलियों से भून दे। कई कश उसने कार में बैठे बैठे ही लिए। जब उसे महसूस हो गया कि सब ठीक है तो जेब में पड़ी रिवॉल्वर थपथपा कर बाहर निकला और मार्केट की दुकानों की तरफ बढ़ गया। लोग आ जा रहे थे। सजी दुकानों की तेज रोशनियां बाजार और मन की रौनक बढ़ा रही थी। कुछ आगे जाकर ठाकुर एक दुकान के बाहर लगे पब्लिक फोन के शीशे के बूथ में प्रवेश कर गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब बाहर का शोर बेहद मध्यम सा कानों में पड़ रहा था। ठाकुर ने जेब से सिक्का निकाला और रिसीवर उठाकर नसीमा के मोबाइल का नंबर लगाने लगा। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। नंबर मिला। कुछ देर बेल होती रही। हेलो। नसीमा की आवाज कानों में पड़ी। ठाकुर। ओह। कहो। नसीमा का सतर्क स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन किया था, ठाकुर ने धीमे स्वर में कहा। मैं ठीक हूं। वो तिजोरी मत खोलना, उसमें बम लगा है। जो तिजोरी खुलते ही फट जाएगा, ठाकुर बोला। पाटिल ने बताया था। मालूम है। मैंने सोचा शायद तुमने पाटिल की बात पर विश्वास न किया हो, इसलिए कहा। फिलहाल तो तिजोरी खोलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। नसीमा का स्वर गंभीर था। पाटिल कैसा है? गुस्से में है। नसीर पर आदमी लगवा दिए। उससे मिलने की कोशिश मत करना। ठीक है। वो फार्म हाउस वाले बंगले पर चला गया है, कुछ दिन बाद लौटेगा। उसका ख्याल है कि देवराज चौहान जल्दी उसे फोन करेगा सौदेबाजी के लिए, क्योंकि देवराज चौहान के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नसीमा की तरफ से आवाज नहीं आई। अभी तुम्हारे बारे में पाटिल ने कोई आदेश नहीं दिया। शायद वो तिजोरी का मामला निबट जाने का इंतजार कर रहा है। बहुत तड़प है उसे 50 अरब के हीरे जवाहरातों की जो तिजोरी में बंद है। तिजोरी उसे नहीं मिल सकती। देवराज चौहान ने तिजोरी के बदले 10 अरब वाली ऑफर को मना कर दिया है। जानता हूं। पाटिल ने बताया था। देवराज चौहान 40 मांगता है। वो देवराज चौहान को गालियां दे रहा था। इसके अलावा वो और कर भी कह सकता है। तुम अपनी कहो। पाटिल से मेरा भी मन भर गया है। मैं कभी भी उससे अलग हो जाऊंगा। ठाकुर गंभीर था। पाटिल इस तरह तुम्हें जाने नहीं देगा। सोच समझकर कोई रास्ता निकालूंगा। तुम खुले में मत रहना। सतर्क रहना। बंद करता हूं। ठाकुर। हाँ। जानते हो वो रिमोट कहाँ है? नसीमा के आने वाले स्वर में दृढ़ता थी। रिमोट? ठाकुर ने मन ही मन गहरी सांस ली कि उसका ख्याल ठीक निकला। देवराज चौहान रिमोट को हासिल करने की सोच रहा है। पाटिल के मुंह से निकला था कि तिजोरी में फिट बम का कंट्रोल करने वाला रिमोट फार्म हाउस के बंगले के स्ट्रांग रूम में रखा है। नसीमा की आवाज नहीं आई। वहां की सुरक्षा व्यवस्था जानते हो? ठाकुर ने पुनः गंभीर स्वर में कहा। हाँ। तो देवराज चौहान से कह देना स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़ने की कोशिश मत करे। वहां सिर्फ मौत ही है। इसके अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठाकुर की गंभीर आवाज में समझाने वाले भाव थे। और पाटिल भी आज वहीं गया है। ऐसे में तो उधर कदम रखना भी ठीक नहीं है। आगे क्या करना है वो मेरे हाथ में नहीं है। देवराज चौहान ने फैसला करना है। नसीमा की गंभीर आवाज आई। मैंने जो कहना था कह दिया। वो रिमोट देखा है तुमने? कैसा है? मैंने नहीं देखा। उसका आकार प्रकार मालूम कर सकते हो? ऐसी पूछताछ में खतरा है। फिर भी मैं वजीर शाह को बातों बातों में टटोलूंगा। वजीर शाह समझ जाएगा कि कुछ मालूम हुआ तो फिर फोन करूंगा। कुछ और? नहीं। ठाकुर ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य।
ठाकुर का कहना है कि पाटिल फार्म हाउस वाले बंगले पर चला गया है। जब उसे आराम करना होता है तो वो वहां चला जाता है। नसीमा ने फोन बंद करके जेब में डालते हुए गंभीर स्वर में कहा। ठाकुर ने यह भी बताया कि तिजोरी में लगे बम को कंट्रोल करने वाला रिमोट स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम? देवराज चौहान के होंठ खुले। हाँ, फार्म हाउस वाले बंगले में ही पाटिल का स्ट्रांग रूम है। जिस सामान की उसे सुरक्षा चाहिए हो वो उसे स्ट्रांग रूम में रख देता है। नसीमा की व्याकुल निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। ये तो अच्छी खबर है, जगमोहन बोला। हम आसानी से उस स्ट्रांग रूम तक पहुंच सकते हैं। भूल में मत रहना। नसीमा के स्वर में चेतावनी के भाव आ गए। वहां नहीं पहुंचा जा सकता। जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। ठाकुर ने बताया कि पाटिल को विश्वास है कि आखिरकार तुम 10 अरब के बदले तिजोरी वापस करने को तैयार हो जाओगे। ठाकुर ने भी रिमोट को नहीं देखा है, लेकिन वो मालूम करने की कोशिश करेगा। इस काम को हमने जितना आसान समझा था उतना ही कठिन होता जा रहा है। सोहनलाल मुस्कुरा उठा। पाटिल का फार्म हाउस कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। खंडाला जाने वाले रास्ते पर। नसीमा गंभीर थी। इस बात की क्या गारंटी है कि रिमोट वहां स्ट्रांग रूम में है? देवराज चौहान ने नसीमा को देखा। इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ठाकुर को जो मालूम हुआ वो उसने बता दिया। नसीमा के चेहरे पर सोच के भाव थे। वैसे ठाकुर कोई बात तब तक आगे नहीं करता जब तक कि उसे खुद पर विश्वास न हो। ठाकुर पर भरोसा किया जा सकता है? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में पूछा। 100%। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाटिल के इशारे पर यह बातें तुम्हें कह रहा हो? नसीमा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठाकुर को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मन में उसके लिए शक मत पालो। सोचों में डूबे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। फार्म हाउस पर कैसा भी स्ट्रांग रूम हो, सुरक्षा की दृष्टि में वो मजबूत नहीं हो सकता। देवराज चौहान ने कहा। तुम वहां जाकर रिमोट पाना चाहते हो? हाँ। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसी गलत कोशिश मत करना। नसीमा ने धीमे व्याकुल स्वर में कहा। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ। भला न चाहती तो फौरन कह देती कि कोशिश करके देख लो। देवराज चौहान ने नसीमा की आंखों में झांका। नसीमा की आंखों में सच्चाई की झलक उसने स्पष्ट देखी। ये तो हमें डरा रही है। जगमोहन मुंह बनाकर कह उठा। डरा नहीं रही, खामखा मौत के मुंह में जाने से बचा रही हूं। नसीमा ने जगमोहन को देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि देवराज चाहन ने ऐसी ऐसी जगह डकैतियां डाली हैं जहां हाथ डालने की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं तो जो तुमने फार्म हाउस देखा है? देवराज चाहन ने सपाट लहजे में टोका। हाँ। स्ट्रांग रूम में गई हो? हाँ, गई भी हूं। देखा है मैंने। वहां की सुरक्षा व्यवस्था जानती हो? बहुत हद तक। वहां के बारे में सब कुछ बताओ। नसीमा आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखने लगी। कोई कुछ ना बोला। नजरें नसीमा पर थी। बताओ। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। चेहरा भावहीन सख्त सा होने लगा था। कोई फायदा नहीं। नसीमा ने गंभीर स्वर में इंकार में सिर हिलाया। जरा भी। तुम बताओ। मैंने कहा जरा भी फायदा होता तो। नसीमा। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। तुमसे जो पूछा जा रहा है वो बताओ। काम होगा या नहीं, कर सकता हूं या नहीं, यह देखना सोचना मेरा काम है। जब तक मालूम ही ना हो कि वहां क्या इंतजाम है तो मैं वहां के बारे में कुछ भी तय नहीं कर सकता। हो सकता है मैं खुद ही ये काम करने से इनकार कर दूं। अपना यार तो अब मजाक भी करने लगा है। जगमोहन बड़बड़ा उठा। नसीमा हौले से सिर हिलाकर रह गई। मैं जानती हूं देवराज चौहान डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं है।
तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ सुन रखा है। मैं ये भी जानती हूँ कि जो तुम पूछ रहे हो वो पूछ कर ही रहोगे। मैं तुम्हें फॉर्म पर बने बंगले और वहां के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था बता देती हूँ। आगे फैसला तुम्हारा। नसीमा ने गहरी सांस ली। सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो। देवराज चांद सिर हिलाकर रह गया। सोहनलाल, जगमोहन फौरन कह उठा, जा बाहर से खाना पैक करा ला, रात हो चुकी है। खाना? सोहनलाल ने उसे देखा। हाँ, पेट भरा हो तो बातें कहने सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास नहीं है। सोहनलाल ने उसे घूरा। थोड़े से भी नहीं है? जगमोहन ने मुंह बनाया। नहीं। भूखा नंगा खाली है? हाँ। खूब। तो तू मेरे से भी नंबर ले जाने की तैयारी में है, लेकिन मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। जगमोहन ने जेब में से रुपया निकालते हुए कहा। जा, खाना ले आ। तू ही चला जा। क्या फर्क पड़ता है? जगमोहन उसके हाथ में नोट दबाता हुआ बोला। एक ही बात है, आज तू मेरी नौकरी कर ले, कल मैं तेरी नौकरी करता हूँ। सब चलता है। उठ उठ, भूख लग रही है सबको। अगला दृश्य। मुंबई से खंडाला जाते वक्त करीब 1 घंटे के पश्चात युवराज पाटिल का फार्म हाउस आता है, जो कि 15,000 गज जगह में फैला हुआ है। नसीमा के गंभीर स्वर को तीनों सुन रहे थे। 10-10 फुट की ऊंची चारदीवारी है हर तरफ, और उसके 6-6 फुट ऊपर तक कांटेदार तारों के बाड़ लगी हुई है। दिन में तो वो तारे सामान्य रहते हैं, परंतु अंधेरा होते ही वो लोग स्विच दबाकर तारों में करंट दौड़ा देते हैं, क्योंकि रात के वक्त चुपके से भीतर प्रवेश करने का खतरा ज्यादा होता है। दिन में तो पाटिल के खास शूटर्स उस जगह पर घूमते रहते हैं। 15,000 गज की जगह काफी बड़ी होती है। जगमोहन कह उठा। इस सारी जगह की वो पहरेदारी कर लेते हैं? अच्छी तरह से। नसीमा ने सिर हिलाकर कहा। जगमोहन होंठ सिकोड़ कर रह गया। हालातों के मुताबिक दिन में भी दीवार के ऊपर लगी 6 फीट ऊंची तारों में करंट चालू रहने दिया जाता है। पाटिल का सख्त आदेश है कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में जो भी चोरी छुपे उसके फार्म हाउस में प्रवेश करे, उसे किसी भी हाल में जिंदा न छोड़ा जाए। ऐसे में कई छोटे मोटे चोरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जो चोरी करने के इरादे से भीतर आ जाते हैं, उनकी लाशों को कहीं दूर फेंक दिया जाता है। उन चोरों को नहीं मालूम होता कि ये किसका फार्म हाउस है, और वे अनजाने में चोरी के इरादे से भीतर आ जाते हैं। कहते हुए नसीमा ठिठकी। तीनों उसे ही देख रहे थे। नसीमा ने फिर कहना शुरू किया। फार्म हाउस में 30 से लेकर 35 तक लोग मौजूद रहते हैं, जिनमें से करीब 10 खाना बनाने और बंगले की सफाई का काम करते हैं। बाकी के 25 के हवाले फार्म की सुरक्षा और देखरेख का काम है। 1000 गज में फार्म हाउस के बीचों बीच महल जैसा बंगला बना हुआ है, जिसकी एक मंजिल ऊपर भी है। छत पर भी पाटिल के शूटर्स टहलते देखे जा सकते हैं। पाटिल वहां पहले पाटिल वहां मौजूद हो या ना हो, वो लोग किसी भी हाल में अपनी जिम्मेवारी के प्रति लापरवाह नहीं रहते। बंगले के भीतर और बाहर पक्के तौर पर सख्त निगरानी करते हैं। बंगले के आसपास 2 रास्ते हैं। फूलों से सजा छोटा सा पार्क है, वहां कुर्सियां टेबल बिछी रहती हैं। लंबा आरामदेह झूला लगा है। उसके बाद सारी जगह पर पेड़ ही पेड़ हैं। आम के, जामुन के, अन्य फलों के, और कहीं कहीं सब्जियां भी उगाई गई हैं। आराम से वक्त बिताने का वहां पूरा साधन है, और उन पेड़ों में से किसी भी पेड़ पर पाटिल का शूटर बतौर निगरानी मौजूद हो सकता है। हर रोज एक ही जैसी ड्यूटी से वो बोरियत महसूस नहीं करते। पाटिल ने उन्हें कह रखा है कि हर सुबह यही सोचकर चला करो कि किसी दुश्मन ने आज चोरी छुपे फार्म हाउस में प्रवेश करना है, और वे पाटिल की बात को पूरी तरह मानते हैं। पाटिल की तरफ से उन्हें मोटी रकम मिलती है। पेड़ों के अलावा नीचे भी शूटर्स टहलते हैं, और रात होते ही बंगले के आसपास चार दीवारी तक सारी खुली जगह के करीब 10 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। खतरनाक शिकारी कुत्ते जो कि भूखे होते हैं। उन्हें सिर्फ सुबह ही खाने को दिया जाता है, और दिन भर भूखा रखा जाता है, ताकि भूख की वजह से रात को नींद न ले सकें, और कोई रात को भीतर प्रवेश करे तो उसे चीर फाड़ कर खा जाए। लेकिन वो शिकारी कुत्ते फार्म हाउस पर रहने वाले लोगों की तरफ आंख भी नहीं उठाते।
उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है। भूल से कभी किसी शिकारी कुत्ते ने ऐसा करने की चेष्टा की तो उसे उसी वक्त शूट कर दिया जाता है। दिन का उजाला फैलते ही वो सारे शिकारी कुत्ते एक तरफ बने कमरे में पहुंचना नहीं भूलते, क्योंकि वहां तब तक उनके रहने का सामान रख दिया जाता है। उन शिकारी भूखे कुत्तों के अलावा रात को 3-4 शूटर्स भी उनके साथ पहरा देते हैं। बेशक वो शूटर्स किसी पेड़ पर मौजूद हों या इधर उधर टहल रहे हों। किसी अजनबी की महल महक पाने पर ही कुत्ते को किसी अजनबी की महक पाने पर ही कुत्ते रात को भौंकते या गुर्राते हैं, वरना चुप्पी छाई रहती है। तीनों की नजरें नसीमा पर थी। नसीमा के चेहरे और आवाज में कूट कूट कर गंभीरता भरी हुई थी। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट सुलगा रहा था। कुछ पल ठहर कर नसीमा ने पुनः कहना शुरू किया। बंगले का प्रवेश द्वार पार करते ही एक कमरा आएगा। उसमें कम से कम 2 शूटर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। उनकी निगाह में आए बिना भीतर नहीं जाया जा सकता। उस कमरे को पार करने पर 500 गज का बड़ा ड्राइंग हॉल है। कीमती सामानों से सजा हुआ हॉल बहुत खूबसूरत है। पीछे की तरफ उसके साथ सटा बड़ा सा किचन है और बाकी जगहों पर 6 कमरे बने हैं, जहां उसके शूटर्स आराम करते हैं और नींद लेते हैं। 7वां कमरा 12 फुट चौड़ा लंबा है, जो कि बंद रहता है। 2 शूटर्स उस दरवाजे के पास कुर्सियां बिछाए बैठे रहते हैं, बारी बारी ड्यूटी बदलते रहते हैं। उनकी जगह नए आ जाते हैं। वो कमरा ही स्ट्रांग रूम है? देवराज चांद ने पूछा। नहीं, वो कमरा स्ट्रांग रूम में जाने का महज एक रास्ता है। उस कमरे की दीवार के बीचों बीच आर्म्स प्रूफ स्टील की चादरें हैं। छत पर भी वैसी ही स्टील की मोटी चादर है। यानी कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ करके उस कमरे में प्रवेश नहीं किया जा सकता। उस कमरे में प्रवेश करने का रास्ता सिर्फ वो दरवाजा ही है, जहां हर वक्त 2 शूटर्स मौजूद रहते हैं। और वो दरवाजा आम दरवाजा न होकर खास दरवाजा है। स्टील की आर्म्स प्रूफ चादर का बना वो दरवाजा चाबी से न खुलकर नंबरों से खुलता है। दरवाजे के हैंडल के पास 0 से लेकर 9 तक की छोटी दरवाजे के हैंडल के पास 0 से लेकर 9 तक की छोटी सी नंबर प्लेट लगी है। एक के बाद एक खास 4 नंबरों को दबाना पड़ता है। उसके बाद हैंडल को दबाकर दरवाजा खोला जा सकता है। अगर उन चारों नंबरों में से एक भी नंबर गलत दब गया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। ये तो सिरदर्दी वाला सौदा हो गया, सोहनलाल कह उठा। लेकिन इससे भी पहले खास बात यह है कि वो 4 नंबरों की कड़ी दबाने से पहले किसी खास बटन को दबाना पड़ता है, जिसने उस नंबर प्लेट को लॉक कर रखा होता है। उस बटन को दबाने के पश्चात ही उस नंबर प्लेट का लॉक खुलता है। तब 4 नंबरों को ठीक से दबाया जाए तो दरवाजा खुलेगा। नसीमा ने सोहनलाल को देखा। तुम जानती हो नंबर प्लेट का लॉक खोलने के लिए पहले किस बटन को दबाना पड़ता है? सोहनलाल बोला। नहीं। और वो 4 नंबर कौन से हैं जिन्हें क्रम से दबाना पड़ता है तभी दरवाजे का हैंडल घूमता है? ये बातें युवराज पाटिल के अलावा कोई नहीं जानता, नसीमा ने सिर हिलाकर कहा। पाटिल इतना बेवकूफ नहीं है कि स्ट्रांग रूम तक जाने का ढंग उसने किसी को बताया होगा। सोहनलाल ने होंठ सिकोड़कर देवराज चांद को देखा। फिर तो उस दरवाजे को खोलना संभव नहीं लगता। आगे सुनो, वो क्या कह रही है। नसीमा ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में पुनः कहा। किसी तरह उस कमरे में प्रवेश कर भी लिया जाए तो भीतर प्रवेश करने पर वो कमरा खाली मिलेगा। तिनका भी नहीं होगा उस कमरे में। और एक दीवार पर नंबरों वाली वैसी ही प्लेट लगी नजर आएगी। वहां भी 0 से लेकर 9 तक नंबर है। उस नंबरों वाली प्लेट में भी वही सिस्टम है जो बाहरी प्लेट में था। यानी कि खास बटन दबाकर उस लॉक सिस्टम को हटाना होगा और फिर सही क्रम के अनुसार 4 नंबरों को दबाना होगा। सही बटन दबाने पर वो दीवार दरवाजे के साइज जितनी सरक जाएगी और आगे बढ़ा जा सकता है। तुम जब स्ट्रांग रूम में गई तो पाटिल तुम्हारे साथ था? देवराज चौहान ने कहा। हाँ, नसीमा ने उसे देखा। तब तुमने ये अवश्य देखा होगा कि पाटिल किन किन नंबरों को दबाता है। कोशिश अवश्य की थी, परंतु पाटिल की उंगलियों ने इस अंदाज में उन प्लेटों पर लगे नंबरों वाले बटनों पर हरकत की थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ सका था। आगे, सोहनलाल ने कहा। दरवाजे जितना जितना रास्ता बनते ही आगे बढ़ने पर 6 सीढ़ियां हैं।
जिन पर से नीचे उतरना पड़ता है। उसके पश्चात 6 फीट चौड़ी गली गैलरी है जिस पर आगे बढ़ना पड़ता है। वो गैलरी करीब 30 फुट की है। गैलरी खत्म होने पर 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा स्टील का दरवाजा नजर आएगा, जिसे खोलने के लिए कोई हैंडल या मुट्ठा नहीं लगा। उस अंग्रेजी के अक्षरों की ए से लेकर जेड तक की प्लेट लगी नजर आएगी उस पर। वो स्ट्रांग रूम का दरवाजा है। उस प्लेट पर नजर आने वाली 26 बटनों पर ए से जेड तक के अक्षर लिखे हुए हैं। वहां पहले किन्हीं दो खास बटनों को दबाकर प्लेट का लॉक हटाना पड़ता है। उसके बाद खास क्रम में 6 बटनों को दबाना पड़ता है। अगर बटनों को सही क्रम में दबाया गया तो दरवाजा धकेलने पर वो खुल जाएगा और स्ट्रांग रूम में प्रवेश किया जा सकता है। ये सब तुम्हें युवराज पाटिल ने बताया? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, 1.5 साल पहले एक बार उसके साथ मैं स्ट्रांग रूम में गई थी। तब जाते वक्त वो ये सारा सिस्टम मुझे बता रहा था कि यहाँ तक पहुंचने में कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। वास्तव में? जगमोहन के होठों से निकला। गलत नहीं कहा उसने। अभी आगे सुनो। नसीमा व्याकुल थी। और भी है? सोहनलाल के होठों से निकला। हाँ, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी कर रखे हैं पाटिल ने, ये सोचकर कि अगर कोई वहां तक पहुंच भी जाता है तो स्ट्रांग रूम में प्रवेश होने में सफल ना हो सके। नसीमा कह उठी। स्ट्रांग रूम के दरवाजे से 5 फुट पहले तक फर्श के नीचे उसने बारूद बिछा रखा है। हर जगह नहीं, फर्श के खास खास हिस्से में, इस तरह के आगे बढ़ने पर बारूद वाले हिस्से पर हर हाल में पांव पड़ेगा ही पड़ेगा। 5 किलो से ज्यादा का भार बारूद पर पड़ते ही बारूद फटेगा और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में स्ट्रांग रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उस पर लगे अंग्रेजी के अक्षरों वाली 26 बटनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। स्ट्रांग रूम का दरवाजा नहीं खोला जा सकता। जब उसने स्ट्रांग रूम में जाना होता है तो बारूद बिछे सिस्टम को ऑफ कर देता है। एक कमरे को उसने कंट्रोल रूम बना रखा है और वो कमरा पहली मंजिल पर है। पाटिल ने यह भी बताया था कि सावधानी के नाते वहां वीडियो कैमरे भी लगे हैं। कंट्रोल रूम में बैठकर हर तरफ नजर रखी जा सकती है, यानी कि कोई भी पाटिल के स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सकता। नसीमा के खामोश होते ही वहां कुछ पलों की चुप्पी छा गई। इस चुप्पी को जगमोहन ने उखड़े स्वर में तोड़ा। और कुछ बचा है तो वो भी बता दो। नसीमा ने जगमोहन को देखा, फिर गहरी सांस लेकर रह गई। मैंने पहले ही कहा था कि स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की कोशिश करना भी मौत को दावत देना है। बहुत जबरदस्त और गारंटी वाली किलेबंदी कर रखी है पाटिल ने स्ट्रांग रूम की। सोहनलाल ने इस गोली वाली सिगरेट का कश लिया। मेरे ख्याल में इस सच को कबूल लेना चाहिए कि पाटिल के स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंचा जा सकता। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। होठों पर मध्यम सी मुस्कान उभर आई। मुस्कुरा रहे हो? कहते हुए सोहनलाल भी मुस्कुरा पड़ा। हाँ, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सुनकर मजबूरन मुझे मुस्कुराना पड़ रहा है। देवराज चौहान कह उठा। क्यों? जगमोहन के माथे पर बल उभरे। क्योंकि वहां तक पहुंचना वास्तव में असंभव सी बात है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। सही कहा तुमने, जगमोहन ने जल्दी से कहा। 10 अरब में तिजोरी का सौदा कर लेते हैं पाटिल से। 10 अरब भी कम होते हैं क्या? ऐसे मुसीबत से भरे 50 अरब के हीरे जवाहरात से हमें दूर ही रहना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान समेटे देवराज चौहान ने नसीमा से कहा। तुम 1.5 साल पहले स्ट्रांग रूम में गई थी? हाँ। हो सकता है इन 1.5 सालों में पाटिल ने सुरक्षा व्यवस्था में कोई नया बदलाव किया हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। नसीमा ने इंकार में सिर हिलाया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। चेहरे पर अब गंभीरता आ गई थी। उसने कश लेते हुए जगमोहन और सोहनलाल को देखा, फिर कह उठा। नसीमा ने पाटिल के स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा व्यवस्था बताई है, उस पर हम इस बात का गौर करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, कहाँ हमें ज्यादा परेशानी आ सकती है और कहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हमें कितना वक्त लग सकता है। क्या? जगमोहन हड़बड़ा कर कह उठा।
तुम अभी भी स्ट्रांग रूम में डाका डालने की सोच रहे हो? नसीमा की हैरानी से फैली आंखें देवराज चौहान पर जा टिकी। सोहनलाल ने भी बेचैनी से पहलू बदला। मैं सिर्फ वहां के सुरक्षा प्रबंधों पर गौर करने की सोच रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम इस काम को करने की सोच रहे हो। जगमोहन एक एक शब्द चबा कर रह गया। ऐसा ना होता तो तुम इस बारे में कोई बात ही नहीं करते। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही नसीमा व्याकुल से कह उठी। बेकार है देवराज चौहान, मालूम है जहां मौत है उधर देखना भी नहीं चाहिए। शायद नसीमा ठीक कह रही है। सोहनलाल दांतों से नीचे वाला होंठ काटते हुए कह उठा। शेर का शिकार करने के लिए जाल बिछाया जाता है, मचान बनाई जाती है, उसे फंसाने के लिए गड्ढे खोदे खोदे जाते हैं और शिकारी अच्छी तरह जानता है कि चूक होने पर शेर उसे चीर फाड़ देगा। इस पर भी शिकारी उसका शिकार करने के लिए जान हथेली पर रखकर जंगल में पहुंच जाता है। क्यों करता है शिकारी ऐसा? सबकी निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान शांत गंभीर था। शिकार करना शिकारी का शौक होता है। उसे शेर का शिकार करके इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुद को खतरे में डालकर होती है। देवराज चौहान की निगाह तीनों पर फिर रही थी। वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकर मेरे लिए तिजोरी में बंद 50 अरब के जेवरातों को का या रिमोट का इतना महत्व नहीं रहा जितना महत्व इस बात का हो गया है कि पाटिल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर मैंने स्ट्रांग रूम में पहुंचना है। कामयाब नहीं हो सकोगे, नसीमा के होठों से निकला। जरूरी तो नहीं कि शिकारी शेर का शिकार कर ले। शेर भी कभी कभी शिकारी का शिकार कर लेता है। जंगल में कोई भी कम नहीं होता, बराबर की टक्कर होती है। कभी हार और कभी जीत का सामना करना ही पड़ता है। कोई कुछ ना बोला। सबकी परेशान, व्याकुल और चिंता भरी नजरें देवराज चौहान पर थी। जगमोहन बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था। वो जानता था कि देवराज चौहान को उसके इरादे से पीछे नहीं हटाया जा सकता। अगर इसने पाटिल के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की सोच ली है तो इसे मौत से भरी इस कोशिश को पूरा करने की चेष्टा अवश्य करेगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को आज हम यही रोकते हैं। अगला भाग बहुत जल्द। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। वंदे मातरम।